हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फटाफट रिवीजन करेंगे किसका, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी का। क्या पढ़ा था ऑफेंसेस एंड पेनल्टी में? मैम बड़ी सिंपल सी बात पढ़ी थी, 120(1) में 21 ऑफेंस दिए जिनकी पेनल्टी है 10,000 रुपए या जो भी गड़बड़ करी विच एवर इज हायर, 10,000 रुपीज या जो भी गड़बड़ करी विच एवर इज हायर। 10,000 किसमें? सीजीएसटी एक्ट में। एसजीएसटी एक्ट में भी 10। टोटल पेनल्टी कितनी हो जाएगी? 20,000 रुपीज और जो भी गड़बड़ करी विच एवर इज हायर। अब यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, अलग अलग क्या क्या ऑफेंसेस हो सकते हैं, मतलब तो इनवॉइस से रिलेटेड हो सकते हैं, टैक्स इवेजन से रिलेटेड हो सकते हैं, टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड हो सकते हैं, रिफंड से रिलेटेड हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट से, रजिस्ट्रेशन से, ट्रांसपोर्टेशन से, किसी से भी रिलेटेड ऑफेंसेस हो सकते हैं। इन 21 में से कोई भी ऑफेंस करो, एक आप कोई भी ऑफेंस करो, इन 21 में से कोई सा भी ऑफेंस करो, पेनल्टी फिक्स है 10,000 रुपए या जो भी आपका टैक्स इन्वॉल्व है विच एवर इज हायर यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अगर आपने इनवॉइस से रिलेटेड हम बात करें तो क्या ऑफेंस हो सकते हैं भाई? आप यहाँ गुड सप्लाई कर सकते हो विदाउट इनवॉइस, इनवॉइस इशू ही नहीं किया, गुड सप्लाई कर दिया, या भाई साहब इनकरेक्ट इनवॉइस दे दी, यहाँ फॉल्स इनवॉइस दे दी, या आप क्या कर सकते हो कि आपने इनवॉइस इशू कर दी विदाउट सप्लाई, सप्लाई नहीं है, इनवॉइस इशू कर दी आपने, या इनवॉइस इशू कर दी इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, या आप इनवॉइस इशू कर रहे हो यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके आपने इनवॉइस इशू कर दी। तो इनवॉइस से रिलेटेड ये सब कुछ गड़बड़ की तो पेनल्टी क्या है यहाँ पे 120(1) में 10,000 रुपए या जो भी गड़बड़ की विच एवर इज हायर, ठीक है, जो भी यहाँ पे अमाउंट इन्वॉल्व है विच एवर इज हायर। उसके बाद में अगर टैक्स इवेजन यहाँ पे आप करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, चलो अलग अलग ऑफेंसेस यहाँ क्या हो सकते हैं कि आपने टैक्स कलेक्ट किया पर गवर्नमेंट को पे नहीं किया, कब तक? 3 महीने हो गए भाई साहब, 3 महीने फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, 3 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हो गया, आपने पैसा कलेक्ट किया एज टैक्स और गवर्नमेंट को पे नहीं किया, या कोई पैसा आपने इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट कलेक्ट कर लिया, वो टैक्स ही नहीं था, इन कॉन्ट्रावेंशन आपने ले लिया और आपने क्या किया, वो जो पैसा लिए हो टैक्स के जैसे वो गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, आपने पे नहीं किया, 3 महीने हो गए फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, 3 मंथ्स हो गए फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और आपने पे नहीं किया, उसके बाद में आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, टीसीएस कलेक्ट नहीं किया यहाँ पे, या आपने कोई लेसर अमाउंट कलेक्ट किया, जो आपको कलेक्ट करना चाहिए था उससे कम अमाउंट आपने कलेक्ट किया, कम अमाउंट डिडक्ट किया या कम अमाउंट पे किया गवर्नमेंट को, उस केस में भी पेनल्टी लगेगी। या आपने क्या कर लिया, टेक कर लिया या यूटिलाइज कर लिया आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स एक्चुअली आए नहीं पर आईटीसी ले लिया अपन ने, गुड्स यार्स यहाँ पे गुड्स आपके एक्चुअली आए नहीं और आपने आईटीसी ले लिया, या आपने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आईटीसी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आईटीसी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, या सप्रेस कर दिया टर्नओवर यहाँ पे लीडिंग टू इवेशन ऑफ टैक्स। सो इस केस में भी क्या होगी भाई, पेनल्टी लगेगी। रिफंड से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपने क्या किया, फ्रॉडुलेंटली रिफंड ले लिया, पेनल्टी लगेगी। डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ करी, फॉल्सिफाई कर दिए भाई या सब्सटीट्यूट कर दिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फेक अकाउंट प्रोड्यूस कर दिया आपने, इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने गलत फॉल्स फर्निश कर दी, क्यों? क्योंकि टैक्स इवेजन हो जाए, या सप्रेस कर दिया अपना टर्नओवर, क्यों? यहाँ पे टैक्स इवेट करने के लिए। आपको बोला था बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, रिटेन करो, फेल्स टू मेंटेन ही नहीं करी, रिटेन ही नहीं करी, या आपने जो इन्फॉर्मेशन फर्निश करी, डॉक्यूमेंट फर्निश करे, कोई भी प्रोसीडिंग्स के टाइम पे आपसे इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मांगा और आपने फर्निश ही नहीं किया, इंस्पेक्शन सर्च चल रहा है, ऑफिसर आया बोला डॉक्यूमेंट्स दो, आपने दिया ही नहीं, क्या हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी भाई, पेनल्टी लग जाएगी। रजिस्ट्रेशन ही ऑब्टेन नहीं किया, 50 करोड़ का टर्नओवर है, रजिस्ट्रेशन ही ऑब्टेन नहीं किया, या रजिस्ट्रेशन में कुछ फॉल्स पर्टिकुलर्स दे दिए, गलत बात है, ऑफेंस किया आपने, पेनल्टी लगेगी। फिर उसके बाद में अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, आपको पता था गुड्स जो है लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, फिर भी आपने वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया, फिर भी आपने गुड्स को स्टोर किया, क्या होगा भाई, पेनल्टी लगेगी। कोई भी गुड्स आपने जो टैक्सेबल गुड्स है, ठीक है, ई वे बिल लेके जाना चाहिए था, इनवॉइस लेके जाना चाहिए था, नहीं लेके गए, विदाउट कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेके गए, पेनल्टी लगेगी। उसके बाद में दूसरे ऑफेंसेस की हम बात करें तो ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया आपने, क्या यहाँ पे कोई भी ऑफिसर बेचारा अपना डिस्चार्ज कर रहा है ड्यूटीज, आप क्या कर रहे हो, अड़ंगे डाल रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, यहाँ पे प्रिवेंट कर रहे हो ऑफिसर को उसका काम करने से, पेनल्टी लगेगी। यहाँ पे टेम्पर कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, कोई भी मटेरियल एविडेंस डॉक्यूमेंट को टेम्पर कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, या डिस्पोज कर रहे हो, टेम्पर कर रहे हो, क्या, जो गुड्स को सीज किया, अटैच किया, बेच दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। इन सभी केसेस में ऐसी कोई भी गड़बड़ आपने की तो क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। कहां लगेगी, 120(1) में।
क्या है 122(1) की पेनल्टी? 10,000 रुपीज या अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड, टैक्स डिडक्टेड, कलेक्टेड, नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, जो भी आपने गलत आईटीसी अवेल किया, गलत यहाँ पे रिफंड क्लेम किया, विच एवर इज हायर। 10,000 रुपए या जो भी गड़बड़ की, विच एवर इज हायर। अगेन इस चैप्टर में जहां जहां पेनल्टी पड़ रहे हैं वो किसकी है? सीजीएसटी एक्ट की है। इक्वल अमाउंट एसजीएसटी एक्ट का है। टोटल पेनल्टी क्या हो जाएगी? इसकी डबल हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद में 122 यहाँ पे हम आगे आएंगे। 2 की बात अगर हम करें तो यहाँ पे एक तो पहले थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये अदर केसेस है, ये फ्रॉड केसेस है। क्या बात हो रही है भाई? टैक्स नॉट पेड है यहाँ पे, या एरोनियसली रिफंडेड है, या आईटीसी रॉन्गली अवेल यूटिलाइज है, तो उस केस में पेनल्टी क्या रहती है हमारी? हायर ऑफ 10,000 रुपीज और 10% ऑफ टैक्स ड्यू। ठीक है, किस केस में? अदर केसेस, अदर देन फ्रॉड के केस की बात है। फ्रॉड केसेस में पेनल्टी क्या है? 10,000 रुपए या 100% ऑफ टैक्स ड्यू। किस केस में? जब आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो, या एरोनियस रिफंड ले रहे हो, या आईटीसी रॉन्गली अवेल किया, यूटिलाइज किया, उस केस में। नेक्स्ट 122(3) में आएंगे। 122(3) क्या बोलता है? बड़ी सिंपल सी बात करता है भाई, आपने जो 122(1) वाले ऑफेंस है वो किए नहीं, पर असिस्ट कर रहे हो, अबेट कर रहे हो उन ऑफेंसेस में, उन 21 ऑफेंसेस में हेल्प कर रहे हो, तो उस केस में पेनल्टी कहां लगेगी? 122(3) में। तो पहली बात तो 122(3) में क्या है? असिस्ट अबेट कर रहे हो आप, जो भी वो 21 ऑफेंस है उसमें से किसी में भी। पेनल्टी कितनी? 25,000 रुपए। अगेन 25,000 अंडर सीजीएसटी, सेम टू सेम अंडर एसजीएसटी, टोटल 50,000। उसके बाद में आपको पता था गुड्स है लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, फिर भी हम गुड्स के साथ डील कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, कीप कर रहे हैं, कंसील कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, कुछ भी तरीके से गुड्स के साथ डील कर रहे हैं जो हमें पता है लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, तो हमें भी पेनल्टी लग जाएगी यहाँ पे। कितनी? 25,000 रुपए अंडर सीजीएसटी। फिर उसके बाद में क्या हुआ? आपको पता है यहाँ पे कि ये जो सर्विसेज हैं, ये इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट दी जा रही है, फिर भी हम रिसीव कर रहे हैं, तो हमें भी पेनल्टी लग जाएगी। कितनी? 25,000 रुपए। आपको ऑफिसर ने समन दिया, बुलाया भाई कि आओ यहाँ पे अपीयर करो, आप गए नहीं, क्या हो जाएगा भाई? पेनल्टी लग जाएगी यहाँ पे। या आपको बोला कि भाई एविडेंस दो, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, अपन ने दिए ही नहीं, तो फिर पेनल्टी लग जाएगी यहाँ पे। या आपने इशू नहीं करी इनवॉइस, या अकाउंट फॉर नहीं करी इनवॉइस, यहाँ पे क्या? फेल्स टू इशू और अकाउंट फॉर द इनवॉइस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस, तो उस केस में भी पेनल्टी लग जाएगी। कितनी? 25,000। अगेन 25,000 अंडर सीजीएसटी, सेम टू सेम अंडर एसजीएसटी, टोटल कितनी हो जाएगी? 50,000 की पेनल्टी हो जाएगी। अब नेक्स्ट 122(1) आया। 122(1) ने क्या बोला कि आप क्या हो? मास्टरमाइंड हो। इन चारों में केसेस में आप मास्टरमाइंड हो। 2 इनवॉइस के पॉइंट है, 2 आईटीसी के पॉइंट है, तो उस केस में आपको भी पेनल्टी लग जाएगी। कितनी? जितना भी टैक्स इवेडेड है या जो भी आईटीसी उसमें अवेल या पास ऑफ किया। कौन से 4 पॉइंट के आप मास्टरमाइंड हो सकते हो? ये देखो, ये वाले 4 पॉइंट्स हो सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स है। कौन से? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट इनवॉइस कर दी आपने, या आपने इनवॉइस यहां पे इश्यू कर दी विदाउट एनी सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई कर दी विदाउट इनवॉइस, या आपने क्या कर दी? इनवॉइस यहां पे इश्यू कर दी विदाउट सप्लाई। दोनों में से कोई भी केस हो। या आपने आईटीसी क्या किया? टेक कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया यहाँ पे विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स, या टेक या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आईटीसी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, सो या तो आप यहाँ पे इनवॉइस का गड़बड़ कर रहे हो या आईटीसी का गड़बड़ कर रहे हो, उसके आप मास्टरमाइंड हो। मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है ये ट्रांजैक्शन। सो गवर्नमेंट नया सेक्शन लेके आई 122(1) ने, बोली भाई जो भी आप इसका मास्टरमाइंड है, जिसको भी इसका बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे, जिसके इंस्टेंस में ये ट्रांजैक्शन कंडक्ट हो रहा है, उसको भी पेनल्टी लगेगी। कितनी? जो भी टैक्स इवेडेड है या जो भी आईटीसी इन्वॉल्व है उतनी उसे पेनल्टी लग जाएगी। अब ईसीओ वालों के लिए आई फिर नेक्स्ट पेनल्टी 122(1) क्या बोलती है कि भाई अगर ईसीओ परमिट कर रहा है यहाँ पे क्या कि गुड सप्लाई कर ले कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन उसके प्लेटफॉर्म से, अदर देन नोटिफाइड पर्सन, जो हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में, अदर देन नोटिफाइड पर्सन यहाँ पे मेकिंग सप्लाई थ्रू ईसीओ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, उनकी बात नहीं हो रही है, वो सप्लाई कर सकते हैं। या वो अलाउ कर रहा है इंटरस्टेट सप्लाई उनको जिनको वो एलिजिबल नहीं है इंटरस्टेट सप्लाई करने के लिए उसके प्लेटफॉर्म से, या वो क्या नहीं करेक्ट डिटेल्स नहीं दे रहा है जीएसटीआर 8 में, तो उस केस में क्या होगा? पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी? सॉरी बेटा, आई हैव अ बैड थ्रोट टुडे। सो उस केस में पेनल्टी लगेगी कितनी? सीजीएसटी एक्ट के अंडर 10,000 रुपीज यहाँ पे लगेगी पेनल्टी। बिल्कुल सिंपल है। ईसीओ ने अगर क्या किया, किसी को अलाउ किया अपने प्लेटफॉर्म से यहाँ पे सप्लाई करने के लिए जो अलाउड नहीं है, या उसने इंटरस्टेट सप्लाई करने दे दिया, या उसने जिसको अलाउड नहीं है, और तीसरा जीएसटीआर 8 में करेक्ट डिटेल्स नहीं उसने दी यहाँ पे, किसके बारे में? वो पर्सन के बारे में जो पर्सन एग्जेम्प्ट है रजिस्ट्रेशन से, तो उस केस में यहाँ पे क्या बोली गई? पेनल्टी रहेगी कितनी? 10,000 रुपए, या जो भी अमाउंट involved है, amount equivalent to tax involved had such supply made by registered person other than composition supplier whichever is higher. So
जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व हो सकता था उस केस में उतनी पेनल्टी लग जाएगी। आपको याद है ईसीओ के केस में हमने देखा था क्या, जो भी पर्सन्स यहाँ पे ईसीओ के थ्रू गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, ईसीओ के थ्रू गुड्स सप्लाई कर रहे हैं और अगर उनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है तो वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। क्या कंडीशंस थी उसमें कि भाई उसने इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करना चाहिए, उनने पैन ऑब्टेन करना चाहिए, एक से ज्यादा स्टेट यूनियन टेरिटरी में सप्लाई नहीं करना चाहिए और ईसीओ को कुछ कंडीशंस दी थी कि उसको जीएसटीआर रेट में फर्निश करना है डिटेल्स, इंटरस्टेट सप्लाई अलाउ नहीं करना है, एनरोलमेंट नंबर उनको ऑब्टेन होना ही चाहिए अनरजिस्टर्ड पर्संस को। तो ये सारी चीजें थी। तो अगर यहाँ पे ईसीओ कंप्लाई नहीं करता है इन सब से तो उस केस में क्या बोला गया, पेनल्टी रहेगी किस्ती 10,000 रुपए या जो भी टैक्स इन्वॉल्व रहेगा। अगर वो जो सप्लाई है अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन करता तो उस केस में क्या टैक्स आता, क्योंकि ये लोग तो अनरजिस्टर्ड है, उस केस में क्या टैक्स आता उतना टैक्स रहेगा विच एवर इज हायर। सो 10,000 रुपए या जो भी टैक्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा इसमें, अगर ये टैक्स माना गया है कि अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन करता तो टैक्स आता, विच एवर इज हायर उतनी पेनल्टी आ जाएगी। सो 10,000 रुपीज या अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर आपकी पेनल्टी हो जाएगी। नेक्स्ट, फेल्स टू फर्निश स्टैटिक्स है, मतलब आपने स्टैटिस्टिक्स फर्निश नहीं किए, स्टैटिस्टिक्स फर्निश नहीं किए तो उस केस में फॉर एग्जांपल आपने इंफॉर्मेशन रिटर्न फर्निश नहीं किया। फिर सबसे पहले बात 123 किसकी बात करता है, इंफॉर्मेशन रिटर्न फर्निश नहीं किया तो क्या पेनल्टी है, 100 रुपए, हर दिन का 100 रुपए सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5,000। हर दिन का 100 रुपए सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5,000 क्या है, पेनल्टी है। बट अगर फेल टू फर्निश स्टैटिक्स है या फेक इन्फॉर्मेशन है उस केस में क्या पेनल्टी है, 10,000 रुपए की पेनल्टी। बट अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस कर रहे हो आप तो उसमें क्या रहेगी, 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25,000। 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25,000 इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। सो इन्फॉर्मेशन रिटर्न फर्निश नहीं करोगे तो 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 5,000। स्टैटिस्टिक्स फर्निश नहीं किया या फेक इन्फॉर्मेशन दी उस केस में 10,000 की पेनल्टी है। बट कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो 100 रुपए हर दिन का, मैक्सिमम 25,000 रुपए। इसके बाद में आपकी जनरल पेनल्टी, भाई कहीं और पेनल्टी कोई और पेनल्टी नहीं दी हुई है कोई सेक्शन में तो उस केस में जनरल पेनल्टी है किसी भी केस में 25,000 रुपए लग जाएगी, मैक्सिमम 25,000 रुपए लग जाएगी यहाँ पे। अब पेनल्टी नहीं लगेगी यहाँ पे माइनर ब्रीचेस या मिस्टेक के केस में, विदाउट फ्रॉडुलेंट इंटेंशन या ग्रॉस नेग्लिजेंस, उस केस में पेनल्टी नहीं लगेगी। किस केस में, माइनर ब्रीच के केस में। व्हाट डू यू मीन बाय माइनर ब्रीच, अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व लेस देन 5,000 है तो इसे माइनर ब्रीच बोला जाएगा। उस केसेस में कोई पेनल्टी की जरूरत नहीं है, हो गया यार गलती से हो गया, उसमें पेनल्टी की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में पेनल्टी किस पे डिपेंड करेगी, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, हर एक केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करेगी। आप ये नहीं बोल सकते इसके केस में इतनी लगाई ऑफिसर ने, इसके केस नहीं। यहां जैसे मैक्सिमम 25,000 दी हुई, अब ऑफिसर के पास पावर है 10 भी लगा सकता है 15 भी लगा सकता है, मैक्सिमम 25,000 है। सो डिपेंड किस पे करेगा, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस में, और डिग्री एंड सिवियरिटी ऑफ ब्रीच पे डिपेंड करेगा यहाँ पे। और भाई कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी विदाउट गिविंग अ पर्सन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, हमको पता है बहुत अच्छे से। गवर्नमेंट के पास पावर है इन सभी सेक्शंस में, 122 में, 123 में, 125 में या सेक्शन 47 में जहां लेट फीस रिटर्न्स के चैप्टर में देखा था हमने, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वेव कर सकती है पेनल्टी पार्ट में, फुल में, और टाइम टू टाइम कई बार गवर्नमेंट ने यहाँ पे वेव भी करी है पेनल्टीज। ठीक है, जो भी पेनल्टी मेंशन्ड है बेटा बिल्कुल अच्छे से याद रखना किसकी है, सीजीएसटी एक्ट की है, एसजीएसटी एक्ट में सिमिलर पेनल्टी है। फिर सेक्शन 129 आता है, डिटेंशन सीजर की बात करते हैं। आपके यहाँ पे गुड्स को डिटेन सीज किया गया, अब क्या गए आप गुड्स छुड़ाने गए तो भाई क्या होगा, पेनल्टी पे करो, गुड्स छुड़ा लो डिटेंशन सीजर के केस में। सो अब अगर ओनर आ गया सामने कि भाई ठीक है लो भाई मेरे से पैसे ले लो, मेरे गुड्स दे दो डिटेन सीज जो की हो तो इस केस में उसे दे दिया जाएगा। अगर ओनर आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी टैक्स है और जो भी पेनल्टी है उसको पे कर देना है, टैक्स पे कर देना, पेनल्टी। अब पेनल्टी कितनी रहेगी, अगर नॉर्मल गुड्स है उसके यहाँ पे नॉर्मल गुड्स है तो उस केस में पेनल्टी कितनी रहेगी, 200% ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स। कितना, 200%। किसकी बात हो रही है, जब ओनर सामने आ रहा है, ओनर कम्स फॉरवर्ड है, उस केस में कितनी है, 200% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स। और उसको करना पड़ेगा क्या, फर्निश सिक्योरिटी, कितनी, जो भी अमाउंट यहाँ पे पेबल आ रहा है यहाँ अबव उतनी उसको सिक्योरिटी फर्निश करना पड़ेगा। और एग्जेम्प्टेड गुड्स अगर है उस केस में ओनर को क्या पेनल्टी पे करना पड़ेगा, 2% ऑफ द वैल्यू, 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस, 2% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लेस, और सिक्योरिटी फर्निश कर दो, सेम वैसी बात है। ठीक है, तो 2% ऑफ वैल्यू, वैल्यू गुड्स के वैल्यू का 2% या 25,000 रुपए विच एवर इज लेस, उसको क्या करनी है, पेनल्टी पे करनी है ओनर को। भाई ओनर नहीं आया, कोई और आया, ट्रांसपोर्टर वगैरह अगर पे कर रहा है तो उस केस में कितनी पेनल्टी आएगी, नॉर्मल गुड्स के केस में यहाँ पे 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 200% ऑफ टैक्स पेबल, वैल्यू का 50% या 200% टैक्स पेबल विच एवर इज हायर, क्या करना है, पेनल्टी करनी है, और सिक्योरिटी उसने यहाँ पे फर्निश कर देनी है।
और एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, और 25,000 विच एवर इज लेस, और 25,000 विच एवर इज लेस, इतनी क्या पेनल्टी पे कर दे रहा है, और उसने सिक्योरिटी फर्निश करना है, सिक्योरिटी फर्निश करना है। अब यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे आपको डिटेंशन सीजर के लिए ऑब्वियसली ऑफिसर क्या देगा, आपको ऑर्डर बिल्कुल देगा। ऑफिसर एक नोटिस भी इशू करेगा जिसमें बताएगा कि भाई क्या अमाउंट ऑफ टैक्स है, क्या अमाउंट ऑफ पेनल्टी है जो आपको पे करनी है, और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा। और जब भी आपने यहाँ पे पेमेंट कर दिया, यहाँ पे जो भी अमाउंट आप यहाँ पे पे कर रहे हो, जितना भी स्टेटेड है नोटिस में, उस केस में क्या होगा भाई, अगर आपने पूरा अमाउंट पे कर दिया, पेनल्टी पे कर दी, टैक्स वैक्स पे कर दिया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आपके क्या हो जाएगी, प्रोसीडिंग्स विल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, प्रोसीडिंग्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बट पैसा नहीं दिया आपने, पेनल्टी नहीं पे करी यहाँ पे, तो ओनर ने चाहे ट्रांसपोर्टर में, दोनों से जो भी सामने आया, फेल्स टू पे द टैक्स पेनल्टी विद इन 14 डेज, तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, आगे की प्रोसीडिंग्स करेंगे, फिर आपसे पैसा ऐसा रिकवर करेंगे ना भाई। पैसा नहीं दिया तो 14 डेज का टाइम दिया, तब तक के पे कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी फर्दर प्रोसीडिंग्स हो जाएगी, फर्दर प्रोसीडिंग्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अपने को ध्यान रखना है कि कौन सामने आ रहा है, ओनर आ रहा है कि कोई और आ रहा है। ओनर आ रहा है तो उस केस में पेनल्टी कितनी है, 200% ऑफ टैक्स पेएबल रहेगी। नॉर्मल गुड्स में, एग्जेम्प्टेड गुड्स में 2% ऑफ द वैल्यू या 25,000 विच एवर इज लेस। और अगर यहाँ पे ओनर नहीं आ रहा है, कोई और आ रहा है, तो 50% ऑफ द वैल्यू और 200% ऑफ द टैक्स पेएबल। या इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स की बात करें तो क्या रहेगा, 5% ऑफ द वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। अब आपके गुड्स को किया गया कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट हुआ आपके गुड्स का कन्वेंस का, तो उस केस में कैसा रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कब आपके गुड्स को कॉन्फिस्केट करेंगे, क्या गड़बड़ करी आपने गुड्स सप्लाई कर दिए, रिसीव कर दिए इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट गुड्स सप्लाई किए, रिसीव किए आपने, या डज नॉट अकाउंट फॉर द गुड्स, जो यहाँ पे गुड्स ऑन विच लायबल टू पे टैक्स, जिसमें टैक्स पे करने की लायबिलिटी, उन गुड्स को अकाउंट फॉर ही नहीं किया, अकाउंट फॉर ही नहीं किया। सप्लाई कर रहे हो गुड्स विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, अपने रजिस्ट्रेशन लिए ही नहीं, गुड्स सप्लाई करे जा रहे हैं अपन, फिर कॉन्ट्रावेंट कर रहे हैं। अपना इंटेंशन क्या है, टैक्स इवेजन का, टैक्स इवेजन का अपना इंटेंशन है। या कोई कन्वेंस को यूज कर रहे हो आप इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन विदाउट द नॉलेज ऑफ ओनर हिमसेल्फ, ओनर को ही नहीं पता है, बढ़िया कन्वेंस को यूज किए जा रहे हो आप, तो इन सभी केसेस में यहाँ पे गुड्स और यहाँ पे कन्वेंस को क्या किया जाएगा, कॉन्फिस्केट किया जाएगा, लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन एंड पेनल्टी। क्या बात हो रही है, आप सप्लाई कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो गुड्स, वो क्या इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, आप अकाउंट फॉर ही नहीं कर रहे हो गुड्स को, आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं प्रोविजन विद द इंटेंट टू इवेट पेमेंट ऑफ द टैक्स, यहाँ पे यूज कर रहे हैं कोई भी कन्वेंशन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, यहाँ पे विदाउट नॉलेज ऑफ ओनर, इन पांचों में से कोई भी आप गड़बड़ करो तो क्या है भाई, यहाँ पे पेनल्टी, यहाँ पे कॉन्फिस्केशन हो जाएंगे आपके गुड्स एंड यू विल बी लायबल फॉर पेनल्टी। ठीक है, अब जब आपके यहाँ पे गुड्स कॉन्फिस्केट हुए या आपका जो कन्वेंस है यहाँ पे कॉन्फिस्केट हुआ, तो उस केस में आपकी पेनल्टी मैक्सिमम कितनी रहेगी, मैक्सिमम जो भी आपके गुड्स का मार्केट प्राइस है ना, उसको रिड्यूस कर दो बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स, इतनी आपकी मैक्सिमम पेनल्टी रहेगी। जो भी गुड्स का मार्केट प्राइस है माइनस जो भी टैक्स का अमाउंट है, इतनी आपकी क्या रहेगी, मैक्सिमम अमाउंट आपका रहेगा यहाँ पे फाइन का। बट आपका जो फाइन है, ये पेनल्टी है, ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 100% ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स, मिनिमम 100% ऑफ टैक्स पेबल होना चाहिए। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मार्केट प्राइस लेस टैक्स इन्वॉल्व, मार्केट प्राइस माइनस टैक्स इन्वॉल्व, इतना आपका मैक्सिमम। सो मिनिमम मैक्सिमम फाइन आपका हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई कन्वेंस को आपने यहाँ पे क्या किया है, यूज किया है, किस चीज के लिए भाई, यहाँ पे आपने वो गुड्स वगैरह लेके जाने के लिए आपने कन्वेंस को यूज किया है, तो उस केस में कन्वेंस वाले को क्या ऑप्शन दिया जाएगा कि ठीक है आप क्या कर दो, आपका कॉन्फिस्केट नहीं करते कन्वेंस, आप क्या कर दो, टैक्स पे कर दो। कितना टैक्स है आपका, टैक्स रहेगा आपका इक्वल टू टैक्स पेएबल ऑन द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड, जो भी टैक्स पेएबल है। ठीक है, हम आपके कन्वेंस को कॉन्फिस्केट नहीं कर रहे, आप गुड्स लेके जा रहे थे कन्वेंस के अंदर, हम आपके कन्वेंस को यहाँ पे कॉन्फिस्केट नहीं कर रहे, आप टैक्स पे कर दो, कितना जितना गुड्स के ऊपर आ रहा है टैक्स, उतना आप क्या कर दो, यहाँ पे टैक्स पे कर दो, टैक्स पे कर दो। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट डेफिनेटली आपको दिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप कन्वेंस को यूज कर रहे हो गुड्स के लिए, तो उस केस में पेनल्टी क्या है, जैसे हमारी फाइन क्या है, हमारी बात हुई 100% ऑफ द टैक्स, 100% ऑफ द टैक्स क्या है, हमारी पेनल्टी यहाँ पे है। अब देखो नेक्स्ट, केसेस वेयर प्रोसिक्यूशन कैन बी इनिशिएटेड। अब इस पे मेरे को एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। क्या बात हो रही है, प्रोसिक्यूशन की बात हो रही है। प्रोसिक्यूशन किन केसेस में जेल हो सकती है, डिपेंड करता है अमाउंट इन्वॉल्व पे, डिपेंड करता है अमाउंट इन्वॉल्व पे, आपने क्या गड़बड़ करी है, क्या अमाउंट इन्वॉल्व है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है आपको यहाँ पे जेल होगी या नहीं होगी। अब आपने क्या किया, सप्लाई किया यहाँ पे कुछ विदाउट इनवॉइस, बिना इनवॉइस के भाई सप्लाई कर दिया। यहाँ पे ये देखो 8 ऑफेंसेस दिए हुए हैं, इन 8 गड़बड़ करी तो भाई, और अमाउंट इन्वॉल्व आपका हम देखेंगे यहाँ
यहाँ पे कितना रहेगा, उसके बेसिस पे क्या रहेगा, यहाँ पे जेल है, यहाँ पे जेल है। ठीक है, इस पे हमने क्वेश्चन भी किए थे बेटा, इथिक्स के चैप्टर में जो 3-4 केस स्टडीज दी हुई है उस तरीके की केस स्टडी एग्जाम में आने के चांसेस है। अभी देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे, आपने सप्लाई कर दिया विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस विद द इंटेंशन टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स। आप सप्लाई कर रहे हो विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस, क्या कर रहे हो आप, सप्लाई कर रहे हो विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस इश्यू नहीं की, सप्लाई कर दिया, सबसे बड़ा तो आप इश्यू कर रहे हो इनवॉइस बिल विदाउट सप्लाई लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी पॉइंट बार बार आएगा नीचे, याद रखना। क्या आप इनवॉइस इशू कर रहे हो या बिल विदाउट सप्लाई, सप्लाई नहीं है, इनवॉइस इशू कर रहे हो, जो बोगस इनवॉइसेस का स्कैम चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये कर रहे हो बहुत गड़बड़ की बात है। आईटीसी अवेल कर रहे हो, ये जो इनवॉइस बिल है इसको यूज करते हुए आप क्या कर रहे हो, आईटीसी अवेल कर रहे हो। आप कोई भी अमाउंट एज टैक्स कलेक्ट कर रहे हो और क्या बोल रहे हो, 3 महीने तक के गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो, 3 महीने तक के गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो जब से वो ड्यू हो रहा है। उसके बाद आप इवेट कर रहे हो टैक्स या फ्रॉडुलेंटली अवेल कर रहे हो आईटीसी या ऑब्टेन कर रहे हो रिफंड फ्रॉडुलेंटली। यहाँ पे जो ऑफेंसेस ए टू डी में यहाँ पे ऊपर कवर नहीं हो रहे, पर आपने क्या किया, आपने टैक्स इवेट किया या आईटीसी फ्रॉडुलेंटली अवेल किया या आपने रिफंड फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किया। ठीक है, आईटीसी गलत ले लिया, रिफंड यहाँ पे गलत ले लिया, या यहाँ पे आपने टैक्स इवेजन किया और वो ऑफेंस ए टू डी में कवर नहीं हो रहे, या आप फॉल्सिफाइज कर रहे हो, सब्सटीट्यूट कर रहे हो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फेक अकाउंट्स दे रहे हो, यहाँ पे फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो, इंटेंशन है यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे टैक्स इवेजन का। गुड्स के साथ डील कर रहे हो जो आपको पता है लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, सर्विस के साथ डील कर रहे हो जो आपको पता है इन कॉन्ट्रावेंशन है, या आप क्या कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो या अबेट कर रहे हो, ये सारे ऊपर वाले ऑफेंसेस की। तो उस केस में क्या होगा भाई, प्रोसिक्यूशन होगा, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट इन्वॉल्व प्रोसिक्यूशन होगा। ठीक है, तो 122(1) में बहुत सारे थे, 132 में खाली 8 है, खाली 8 है। ठीक है, एकदम ऐसे यहाँ पे हाईलाइटेड वाले ये 8 है। इन केसेस में क्या होता है, इनके केसेस में जेल होती है। अब इसमें भी ये जो बी वाला पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी पूछी तो इन 2 पॉइंट में ज्यादातर की पूछ लेते हैं वो, कि आप क्या कर रहे हो, बोगस इनवॉइसेस वगैरह इशू कर रहे हो। ठीक है, या यहाँ पे इनमें से कोई भी हो सकता है, 8 में से कोई भी पॉइंट में क्या है, यहाँ पे आपको प्रोसिक्यूशन है। प्रोसिक्यूशन अब डिपेंड करेगा किस पे, अमाउंट इन्वॉल्व। अब आपने जो गड़बड़ करी 5 करोड़ से ज्यादा की है, ठीक है, अमाउंट इन्वॉल्व 5 करोड़ से ज्यादा है, तो इन सभी केसेस में मिनिमम इंप्रिजनमेंट 6 मंथ्स की है। मैक्सिमम किस पे डिपेंड करेगी भाई, आपका जो भी टैक्स इवेजन है या आईटीसी आपने गलत लिया या रिफंड जो भी गलत लिया। ठीक है, एज द केस में भी 5 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा टैक्स इवेजन है या आईटीसी गलत लिया या रिफंड गलत लिया, तो उस केस में आपका यहाँ पे जेल कितना रहेगा, 5 years एंड विथ फाइन। मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 5 years, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 5 years एंड विथ फाइन। फाइन वाइन पेनल्टी वगैरह हमने देखी थी, 122(1) में पेनल्टी वगैरह तो लगनी है, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन होना है। ठीक है, फिर उसके बाद तो 5 करोड़ से ज्यादा आपने यहाँ पे गड़बड़ करी तो आपको 5 years एंड विथ फाइन तक के का क्या हो सकता है, यहाँ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 5 years। या 2 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व है बट लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ है, तो उस केस में मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 3 years एंड विथ फाइन। फाइन तो देखा ही था, 122(1) में दिया हुआ था। उसके बाद में आप इश्यू कर रहे हो इनवॉइस विदाउट सप्लाई, जो बी पॉइंट वाला था, ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे हमने जो देखा था, इश्यू कर रहे हो इनवॉइस विदाउट सप्लाई इन वायलेशन ऑफ जीएसटी लॉ लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी या रिफंड ऑफ टैक्स। क्या हो रहा है, बोगस इनवॉइस इशू कर रहे हो जिसके कारण कोई गलत, यहाँ पे सब चीजें क्या हो रही है, रॉन्गफुल अवेलमेंट यूटिलाइजेशन या रिफंड ऑफ टैक्स वगैरह हो रहा है। सो पॉइंट क्या है, आपने किया क्या, इनवॉइस इशू की विदाउट सप्लाई। तो सिर्फ ये एक पर्टिकुलर केस में अगर ये 1 करोड़ से भी ज्यादा हो तो भी प्रोसिक्यूशन है, बाकी केसेस में 2 करोड़ से ऊपर हो तो प्रोसिक्यूशन है। ये सिर्फ एक केस में 1 करोड़ से ऊपर हो तो भी प्रोसिक्यूशन है। सो अगर 1 से 2 के बीच में है इस केस में तो 1 year एंड विथ फाइन है। इशू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई में बहुत अच्छे से याद करना, 1 करोड़ से ज्यादा है तो भी प्रोसिक्यूशन है, 1 साल का एंड विथ फाइन, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 1 year एंड विथ फाइन। ठीक है, और बाकी सारे केसेस में 2 करोड़ से ऊपर है तो ही प्रोसिक्यूशन है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में आपने फॉल्सिफाई करी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स, जो भी क्यों करी आपने, विद द इंटेंशन टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स यहाँ पे, या अबेट कर रहे हो कमीशन ऑफ दीज ऑफेंसेस में, तो उस केस में क्या है, इंप्रिजनमेंट 6 मंथ्स और फाइन और विद बोथ हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, 6 मंथ्स और विद फाइन और विद बोथ। और कोई भी ऑफेंस अगर सेकेंड और सब्सिक्वेंट टाइम किया गया तो उसमें तो भाई कोई लिमिट ही नहीं है, उसमें कोई लिमिट ही नहीं है भाई, 50 लाख का ही कर लो ना भले, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट टाइम में। ठीक है, फर्स्ट टाइम में तो ठीक है लिमिट्स दी हुई है यहाँ पे, बट सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट टाइम पे तो 50 लाख का, 10 लाख का, आप कितने का भी करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे पनिशमेंट होगा 5 years एंड विथ फाइन, 5 years एंड विथ फाइन, ठीक है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है मुझे लगता है एग्जाम में, तो बिल्कुल अच्छे से एक बार देख लो। अब इसके बाद ये वाला 138 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 137 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 138 इंपॉर्टेंट है। सो 137 क्या बोल रहा है कि भाई ऑफेंस अगर यहाँ पे कंपनी करती तो जो भी उस टाइम क्या रहेगा, इंचार्ज रहेगा, वो रहेगा गिल्टी ऑफ ऑफेंस, शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। बट अगर यहाँ पे कोई ऑफेंस किया गया विद द कंसेंट ऑफ, या एट्रीब्यूटेबल है किसी की नेग्लिजेंस पे, किसी एक डायरेक्टर की नेग्लिजेंस पे हो सकता है, मैनेजर की, सेक्रेटरी की, या कोई ऑफिसर के, तो वो जो भी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर है, उसको माना जाएगा डीम टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस, डीम टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस, और उसके अगेंस्ट प्रोसीड किया जाएगा, उसे पनिश किया जाएगा। बट ऑफेंस यहाँ पे किसने कमिट किया है? अगर यहाँ पे कोई पार्टनरशिप फर्म या LLP, HUF ट्रस्ट पर यहाँ पे किया है उन्होंने, तो जो भी पार्टनर है, करता है, मैनेजिंग ट्रस्टी है, वो क्या रहेगा? डीम टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस रहेगा, डीम टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस रहेगा। बट अगर ये ऑफेंस हो रहा है क्या, किसके कंसेंट से हो रहा है? विद द कंसेंट ऑफ, या इज एट्रीब्यूटेबल टू नेग्लिजेंस ऑफ कोई भी पार्टनर, मेंबर, ट्रस्टी यहाँ पे, तो उस केस में क्या है, वो पार्टनर, मेंबर, ट्रस्टी जो रहेगा वो डीम टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस रहेगा, वो डीम टू बी। तो किसी पर्टिकुलर यहाँ पे इंसान के यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उससे एट्रीब्यूटेबल, उसके नेग्लिजेंस के कारण हो रहा है, तो वो डीम टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस रहेगा। अब कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस क्या हुआ कि आपको पनिशमेंट तो मिल गई, पनिशमेंट तो मिल गई, अब आपने बोला नहीं नहीं पनिशमेंट नहीं चाहिए, पनिशमेंट नहीं चाहिए, पैसे ले लो, छोड़ दो, पनिशमेंट नहीं चाहिए, पैसे ले लो, छोड़ दो। तो उस केस में क्या बोला कि ठीक है, आप कंपाउंडिंग फीस पे कर दो, कंपाउंडिंग फीस पे कर दो और चले जाओ। तो कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंड हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते? सो एनी ऑफेंस अदर देन द फॉलोइंग मे बी कंपाउंडेड, तो by the commissioner either before or after institution of prosecution upon payment of the compounding amount। so यहाँ पे देखो कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंड हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। ये सारे ऑफेंसेस 1 to 4 जो दिए हुए हैं, ये कंपाउंड नहीं हो सकते, ये कंपाउंड नहीं हो सकते। ये कौन से देखते हैं? ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन A to F H I यहाँ पे L of 132(1) if the person had been allowed to compound offense earlier in respect of the said offense। मतलब पहले एक बार कंपाउंडिंग दी थी तुमको, फिर वापस गड़बड़ कर दी तुमने। वो सारे जो ऑफेंसेस हमने देखी, तुमको पहले एक बार कंपाउंडिंग दी थी, पहले एक बार कंपाउंडिंग दी थी, तुमने फिर से कर लिया, फिर से वही ऑफेंस कर लिया, तो नहीं, अब कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी, सेकेंड टाइम कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। एक बार गलती बस माफ होती है। A person who has been accused of committing an offense under 132(1)(b), 132(1)(b) वालों को कोई कंपाउंडिंग नहीं है भाई साहब। इश्यू यहाँ पे ये देखो, ये वाला इशू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई, इशू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई, बोगस इनवॉइस वाला मार्केट में सुपर चल रहा है, तो इनको कोई कंपाउंडिंग नहीं है, कोई कंपाउंडिंग नहीं है, जेल जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है, कोई कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी। अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस अंडर दिस एक्ट बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट से कोई कन्विक्टेड है तो उसको भी कोई कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी, या जो भी पर्सन यहाँ पे प्रिस्क्राइब किए जाएंगे उनको भी कोई कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी। सो बाकी सारे ऑफेंसेस में अगर आपने सेकंड टाइम किया है तो कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी। 132(1)(b, इशू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई, उनको तो कभी कंपाउंडिंग नहीं मिलनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई कन्विक्ट हो रहा है कोर्ट से, उसको भी कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी, और वो लोग बताएंगे, ठीक है। अब कंपाउंडिंग आपको कब की दी जाएगी? पहले तो जो भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी आता है वो सब पे करो, उसके बाद कंपाउंडिंग के लिए बोलो, दे देंगे कंपाउंडिंग आपको। तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। अगर कंपाउंडिंग है तो यहाँ पे कंपाउंडिंग शेल नॉट अफेक्ट द प्रोसीडिंग्स इफ एनी इंस्टीट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ, किसी और लॉ में कोई और प्रोसीडिंग्स है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपाउंडिंग का अमाउंट क्या है? मिनिमम 25%, मैक्सिमम 100%, ठीक है। 25 to 100% के बीच में आपका क्या रहेगा? कंपाउंडिंग का अमाउंट रहेगा, कंपाउंडिंग का अमाउंट रहेगा। अगर यहाँ पे आपने कंपाउंडिंग का अमाउंट पे कर दिया तो फिर कोई और प्रोसीडिंग्स नहीं करेंगे, ठीक है। ऑफिसर ने आपको बोला इतना पे कर दो, आपने पे कर दिया, तो आगे और कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होगी आपके यहाँ पे। अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ऑफेंस एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर यहाँ पे कोई इनिशिएट हुई है तो वो क्या हो जाएगी? अबेट हो जाएगी, अबेट हो जाएगी। सो अभी आपका कंपाउंडिंग का अमाउंट क्या है? मिनिमम 25%, मैक्सिमम 100%। अब देखो, अगर तो आप ग्रेटर देन 5 करोड़ वाले हो या 2 करोड़ to 5 करोड़ के बीच वाले हो, ठीक है। ये देखो, यहाँ दो कैटेगरी है। अगर आप यहाँ पे क्या हो, ग्रेटर देन 5 करोड़ वाले हो तो आपको फर्स्ट वाला टेबल लगेगा। लेस यहाँ पे 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच वाले हो, यहाँ पे अमाउंट इन्वॉल्व आपका, तो आपका ये टेबल लगेगा। क्या बात हो रही है इसमें भी देखो, अगर 132 FH जो भी हमने देखा था यहाँ पे, आई यहाँ पे, या अटेम्प्ट या अबेट द कमीशन ऑफ, ये बाकी सारे ऑफेंसेस है, तो उस केस में पेनल्टी बड़ी सिंपल सी है, 25% ऑफ द टैक्स इवेडेड आपकी पेनल्टी है, 25% ऑफ द टैक्स इवेडेड। एफ के आगे FH यहाँ पे आई, ये सारे केसेस में या अटेम्प्ट या अबेट द कमीशन है, उस केस में पेनल्टी कितनी है? 25% है, ठीक है, 25% है। बट अगर आपका ऑफेंस 132(1)(a), C, D या E है, B को तो कंपाउंडिंग मिलती नहीं,
बी को तो कंपाउंडिंग मिलती नहीं, ए सी डी या ई वाला है, तो उस केस में आपका यहाँ पे कंपाउंडिंग का अमाउंट क्या है, बहुत सिंपल है, अप टू 75% होगा, मिनिमम 50% रहेगा। ठीक है, विच एवर इज हायर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियरली लिखना है तो लिख लो, मिनिमम 50% ऑफ द टैक्स इवेडेड या आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड यूटिलाइज रिफंड एज द केस में भी, मिनिमम 50% अप टू 75%। किस केस की बात हो रही है, 5 करोड़ से ज्यादा गड़बड़ की है उस केस में। बट अगर आपके गड़बड़ 2 से 5 करोड़ के बीच में, तो उस केस में कंपाउंडिंग क्या दी हुई है, मिनिमम 40% एंड अप टू 60%, अप टू 60% ऑफ वॉट एवर टैक्स इवेडेड रॉन्गली अवेल्ड एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, सो यहां पे देखो ए अगर 132 हम देखेंगे तो ये जो एफ ऑनवर्ड्स है बेटा, एफ ऑनवर्ड्स के केस में सीधे 25% है। कौन सा, फॉल्सिफाई वगैरह कर रहे हो फाइनेंशियल रिकॉर्ड, या डील कर रहे हो गुड्स जो आपको पता है लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, या डील कर रहे हो सर्विसेज से जो आपको पता है इन कॉन्ट्रावेंशन है, या अटेम्प्ट कर रहे हो या अबेट कर रहे हो कमीशन में, ये सारे ऑफेंसेस जो पूरे ऑफेंसेस है उनमें से किसी के लिए अटेम्प्ट या अबेट कर रहे हो, तो इस केस में कितनी है, 25% ही आपका क्या है, कंपाउंडिंग फीस है, कंपाउंडिंग फीस है। बट अगर ए सी डी और ई आप करते हो तो उस केस में देखना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट इन्वॉल्व, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट इन्वॉल्व। अगर तो आपका अमाउंट इन्वॉल्व कितना है, 5 करोड़ से ज्यादा का है, तो मिनिमम 50%, मैक्सिमम आपकी कितनी हो सकती है कंपाउंडिंग फीस, यहाँ पे अप टू यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम 50% अप टू 75%, और अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो मिनिमम 40% अप टू 60%, अप टू 60%। ठीक है, वैसे एग्जाम में इतना डीप नहीं बोलना पूछना चाहिए, आपको क्या याद रखना है, 25% टू 100%, 25% मिनिमम, 100% मैक्सिमम कंपाउंडिंग फीस। बट सीए फाइनल है भाई, कोई भरोसा नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत अच्छे से हमने आधे घंटे में फटाफट कंप्लीट किया। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, मोटिवेशन कॉन्फिडेंस हाईएस्ट लेवल पे, पेपर प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए, जीएसटी रिवीजन लिस्ट ऑफ सेक्शंस देख लो, जाने के पहले एग्जाम के 5-6 मिनट लगेगा आपको, वीडियो है, फटाफट क्या हो जाएंगे, आपको वही सेक्शंस एग्जाम में आते हैं जो मैंने वो 6-7 मिनट में बनाए, वो आपको क्या करने हैं वहां एग्जाम में बहुत अच्छे से कोट कर देने। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस अच्छा रखो, कंसेप्ट्स क्लियर है आपके, यहां पे आपको क्या करना है, अब अप्लाई करना है, बढ़िया अच्छे से आराम से सो के जाना, रिलैक्स होकर के जाना, माइंड प्रॉपर्ली एग्जाम में वर्क करेगा, क्योंकि कुछ नया क्वेश्चन आएगा, जो कंसेप्ट्स पढ़े उनको अप्लाई करना है। सो एक्टिवली बिल्कुल अच्छे से सोच के वहां पे लिखो, पेपर प्रेजेंटेशन बढ़िया रखो, पेपर अटेम्प्ट पूरा करना है, और अभी टाइम बचा है, चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करो, पूरे चैप्टर्स हो जाएंगे। नहीं हो रहे, समरी रिवीजन वीडियोस देख लो, नहीं हो रहे यहाँ पे जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं उनके लिए क्या कर लो, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, तो आप जो चैप्टर्स बचे हैं उनके आप फटाफट रिवीजन वीडियो देख सकते हो, और क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हो, थ्योरी चैप्टर्स में डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर सकते हो। सो फटाफट सिलेबस कंप्लीट करो और कॉन्फिडेंट रहो यार, बहुत मेहनत की है, बढ़िया एग्जामिनेशन आएगा। ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय, थैंक यू।